जय हिंद दोस्तों। इससे पहले की 3 वीडियो में मैंने आपको है ना, सबसे पहले मैंने आपको प्रथम विश्व युद्ध पढ़ाया था, फिर मैंने आपको द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ाया था, उसके बाद मैंने आपको शीत युद्ध करवाया था और आपने आई होप वो तीनों वीडियो देख ली होगी। और मैंने बताया था कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जुड़ा हुआ था और कैसे द्वितीय विश्व युद्ध से आपका शीत युद्ध जुड़ा हुआ था, और वैसे ही इसी शीत युद्ध से जो आज का हमारा टॉपिक है गुट निरपेक्षता, ये जुड़ा हुआ है। बात समझ गए। बाकी गुट निरपेक्षता इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकंड बुक में ये जरूर आता है, और सेकंड बुक में आपका चैप्टर नंबर 4, बात समझ गए, जिसमें आप भारत के विदेश नीति पढ़ोगे, वहां पर ये टॉपिक बकायदा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना। और मैंने कहा था कि मैं कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो रिलेट हैं, बात समझ गए, आपस में संबंधित है, उन्हें पढ़ाता हुआ चलूंगा। और नेक्स्ट चैप्टर से आपका सोवियत प्रणाली, मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वहां पर हम सोवियत प्रणाली को समझेंगे, रूस की क्रांति क्या हुई वो समझेंगे पार्ट 5 में। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 का आपका ये क्या है, पार्ट 4, और इसमें हम समझे गुट निरपेक्षता क्या थी, बात समझिए, और कैसे बनी गुट निरपेक्षता। देखिए, मैंने आपको एक बात समझाई भी थी, मैंने आपसे कहा था कि एक्चुअली में आपको मैंने बताया था कि जो शीत युद्ध है, क्या है, एक शीत युद्ध जिसे बोलते हैं कोल्ड वॉर, बात समझ गए, शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर, बात समझ गए, एक ऐसा युद्ध जो होते होते रह गया था, कोल्ड वॉर, जो आपका शुरू हुआ 1945 में और कब तक चलेगा, 1951 तक। मैंने बताया था आपको कि इस शीत युद्ध के टाइम पर पूरी दुनिया जो थी वो कितने भागों के अंदर बढ़ गई थी। तो आप बोलोगे कि भैया जो शीत युद्ध चला, इस शीत युद्ध के टाइम पर पूरी दुनिया 2 भागों में बढ़ गई थी, और एक भाग जो अमेरिकी खेमे में था यानी कि प्रथम दुनिया, और दूसरा भाग जो सोवियत संघ के खेमे को बोला गया, जिसे बोला गया दूसरी दुनिया, यानी कि एक पहली महाशक्ति और दूसरी महाशक्ति। मैंने समझाया था कि पूरी दुनिया में जब शीत युद्ध शुरू हुआ तो पूरी दुनिया 2 भागों में बढ़ती चली गई, एक वो देश जो अमेरिका के साथ थे, एक वो देश जो सोवियत संघ के साथ थे। जो देश अमेरिका के साथ थे उनको सोवियत संघ भरता था, मारता था, समझ गए, किलसता था, और जो देश सोवियत संघ के साथ थे उनसे अमेरिका किलसता था। मतलब जिनकी लड़ाई थी वो आपस में नहीं भिड़े, लेकिन जो इनके दोस्त थे उनको किसने मार के रद्द कर दिया, रशिया ने, और जो अमेरिका के दोस्त थे उनको रशिया ने मार दिया, और जो रशिया के दोस्त थे उनको तबाह कर दिया अमेरिका ने। इसी युद्ध को बोला गया शीत युद्ध, और ये दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला युद्ध है, दैट कॉल्ड शीत युद्ध, जो होते होते रह गया था, बात समझ गए, बट बहुत नुकसान हुआ इस युद्ध में। और जब ये शीत युद्ध शुरू हुआ, बात समझ गए, इस शीत युद्ध के शुरू होने के ठीक 2 साल बाद भारत भी आजाद हुआ, बात समझ गए। और ना केवल भारत, उस टाइम पर बहुत सारे देश आजाद हुए थे, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1940 से लेकर 1970 तक के टाइम पर एक औपनिवेशिक काल से मुक्ति का टाइम था, जिस टाइम पर बहुत सारे देश आजाद हुए। और इसी टाइम पर शीत युद्ध का होना, द्वितीय विश्व युद्ध का होना, हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध में जो फ्रांस और जो ब्रिटेन था वो कमजोर हो चुके थे, उनकी अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी थी, उनको सैनिक क्षति हुई थी, इसीलिए जिन देशों को उन्होंने गुलाम बनाया था वहां पर उनकी पकड़ क्या हो गई थी, ढीली हो गई थी। और बाकी देशों में उस टाइम पर रेवोल्यूशन पीरियड आ रहा था, मतलब राष्ट्रवाद की भावना उस टाइम पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसीलिए वो जो टाइम था आजादी का टाइम था, और उस टाइम पर बहुत सारे देश क्या हो रहे थे, नव स्वतंत्र हो रहे थे, यानी कि नए नए देश आजाद हो रहे थे। भारत भी उसी टाइम पर आजाद हुआ, बात समझ गए। तो वो जो टाइम था जिस टाइम पर नए नए देश आजाद हो रहे थे, उन देशों के सामने आजाद होने के बाद एक समस्या थी कि हम आजाद होने के बाद कहीं फिर दोबारा इन दोनों देशों, यानी कि पूरी दुनिया में कितने गुट बन चुके थे, 2, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ, यानी कि मैं कहूं कि उस टाइम पर ये 2 ही महाशक्तियां थी, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ, और इनके बराबर पे कोई नहीं था। अगर मैं बात करूं ना पूरी दुनिया में उस टाइम ताकतवर देश कौन थे, तो एक अमेरिका था और एक सोवियत संघ। कब, 1945 से लेकर 1991। इसीलिए तो हमने इसको क्या बोला था, 2 ध्रुवीयता बोला था। क्या बोला था इसको, 2 ध्रुवीयता, यानी कि विश्व में 2 महाशक्तियां थी, 2 देशों में, 2 ध्रुवों के अंदर विश्व बढ़ चुका था, और मैंने कहा बहुत ताकतवर देश थे। और अमेरिका चाहता था सोवियत संघ को मारने के लिए ज्यादा से ज्यादा देशों को गुलाम बनाना, और सोवियत संघ चाहता था अमेरिका को मारने के लिए ज्यादा से ज्यादा देशों को गुलाम बनाना, ताकि जितने ज्यादा देश सोवियत संघ के फेवर में होंगे, जितने ज्यादा देशों पर सोवियत संघ गुलामी बना लेगा, वहां से हथियार प्राप्त करेगा, वहां से सेना प्राप्त करेगा, वहां से अपना अड्डा बना लेगा, वहां से अपनी मिसाइलें कंट्रोल कर सकता है, और उससे वो अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों को नुकसान पहुंचा सकता है, समझ गए। जैसे मान लीजिए आपका दुश्मन है, आपने अपने दुश्मन के बगल वाले घर को पटा लिया, या वो बगल वाले घर में अपना किराए पर घर ले लिया, या बगल वाले घर पे कब्जा कर लिया, तो अब वहां से आप एक्सेस कर लोगे अपने दुश्मन को, बहुत इजीली मारने के लिए जासूसी कर सकते हो। तो वही ये दोनों चाहते थे, और इसीलिए पूरी दुनिया में अमेरिका और सोवियत संघ ने गुलामी शुरू कर दी, ये छोटे देशों को गुलाम बनाना शुरू करने लग गए, समझ गए, नहीं समझ गए, क्लियर। अमेरिका और सोवियत संघ, तो पूरी दुनिया में एक डर फैल गया उस टाइम पर, बात समझ गए, कि भैया ये ताकतवर देश किसी भी देश को गुलाम बना सकते हैं, और किसी देश के बस की बात थी नहीं कि वो इनसे टक्कर ले पाए उस टाइम पे। तो ऐसे में ही भारत को भी डर सताने लगा, किसको, यही डर सताने लगा भारत को भी, किसको सताने लगा, भारत को।
कि भैया अब हमारा क्या होगा। वहीं इंडोनेशिया भी था, कौन था, इंडोनेशिया। इधर आपका मिस्र था, इधर आपका घाना था, यहां आपका यूगोस्लाविया था। अब ये दुनिया के उस समय 5 देश थे, देखो अलग अलग दिशा में, 2 अफ्रीका के हैं, 2 एशिया के हैं और एक यूरोप के बिल्कुल कोने में है। बात समझ गए। तो ये 5 देश कौन कौन से भैया, यहां पर आपका हो गया यूगोस्लाविया। कौन हो गया ये, यूगोस्लाविया। ध्यान समझते जाना भाइयों ये टॉपिक। देखो अगर आप डायरेक्टली चैप्टर पे उतर जाओगे तो चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। मैं बिल्कुल बैकग्राउंड से पढ़ाता हुआ लेकर जाऊंगा आपको, बात समझ गए, ताकि आपका सारी कहानी क्लियर हो। दो ध्रुवीयता क्या थी जिंदगी में, आप कभी पढ़ोगे ना तो फिर आपको मजा आएगा पढ़ने में। यहाँ भाई हम अब चीजें हमारे क्लियर है। यहाँ पर कौन है आपका, मिस्र है। यहाँ पर कौन था आपका, मिस्र था। बात समझ गए। इधर हमारा प्यारा देश कौन है, भारत है। ठीक, यहाँ पर कौन है आपका, इंडोनेशिया है। अब ये जो देश थे ये उस टाइम पर नव स्वतंत्र हुए थे। क्या हुए थे, नव स्वतंत्र। और ये देश कौन है आपका, घाना। कौन है, घाना। और ये देश उस टाइम पर नव स्वतंत्र हुए थे, 5 देश थे। अब इन 5 देशों को भी डर सताने लगा कि भैया उस टाइम पर पूरी दुनिया कितने भागों में बढ़ चुकी थी। आप बोलोगे भैया उस टाइम पर पूरी दुनिया 2 भागों में बढ़ चुकी थी। एक वो खेमा जो अमेरिका के फेवर में था, दूसरा वो खेमा जो किसके फेवर में था, सोवियत संघ के। बात समझ गए। यानी कि दूसरा खेमा किसके फेवर में था, सोवियत संघ के। इसको बोला गया दूसरी महाशक्ति। पूरी दुनिया में कुछ देश ऐसे थे जो सोवियत संघ के साथ थे, कुछ देश थे जो इनके साथ थे। अब मैंने कहा जो सोवियत संघ के साथ है वो किसका दुश्मन हो गया, अमेरिका का। और जो अमेरिका के साथ है वो किसका दुश्मन हो गया, सोवियत संघ का। तो जो उस टाइम पर नए देश आजाद हो रहे थे उनको ये था कि अगर हम इसके साथ गए तो ये मारेगा, इसके साथ गए तो ये मारेगा। तो वो चाहते थे कि हम भैया लड़ाई झगड़े में पड़े ही ना, हमें नहीं मतलब है किसी लड़ाई झगड़े से, हमें ना इसकी लड़ाई में पड़ना ना इसकी लड़ाई में पड़ना, और हमें इन दोनों से अलग भी रहना है। अच्छा अगर आप इन दोनों की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते और अगर आप अकेले घूमोगे तो भैया ये आपको पकड़ लेंगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया में गुलामी फैला रहे थे। समझ गए, अपना औपनिवेश फैला रहे थे, छोटे से गुलाम बना रहे थे। समझ गए। और ऐसे में भारत, इंडोनेशिया क्यों महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि जो सोवियत संघ था उसके जहाज यहां से आया जाया करते थे। तो पाकिस्तान, भारत, अमेरिका तो चाहता था कि मेरा यहाँ के देशों पे क्या हो जाए, कब्जा हो जाए, ताकि यहां से मैं नेवी ब्लॉक कर दूं, किसकी, रशिया की, यानी कि सोवियत संघ की। वैसे ही अमेरिका ये चाहता था, कौन, आपका सोवियत संघ की, मुझे यहाँ के देशों पे कब्जा मिल जाए, यहाँ के देशों पे कब्जा मिल जाए, ताकि मैं यहाँ से एक्सेस कर सकूं क्या, नाटो देशों को जो अमेरिका के साथ है उनको। जैसे आप पढ़ोगे आगे चले, क्यूबा मिसाइल संकट में अमेरिका के बगल में एक देश था क्यूबा, उस पर किसका कंट्रोल हो गया था, सोवियत संघ का। समझ गए। तो उसने वहीं से क्यूबा मिसाइल संकट भी किया था। तो यही हुआ। अब भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, मिस्र और घाना, इनको भी डर सताने लगा कि भाई हम गुलाम हो जाएंगे। भारत को भी सताने लगा। और नेहरू जी जो थे उस टाइम पर देश के प्रधानमंत्री बने और नेहरू जी ने अपने देश की विदेश नीति अपने हाथ में रखी। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी, सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। और भारत के पहले विदेश मंत्री भी कौन थे, नेहरू जी। तो नेहरू जी ने उस टाइम पर एक बहुत अच्छा फैसला लिया। बात समझिए, ये आज भी है उनका फैसला। ठीक, तो नेहरू जी यूगोस्लाविया, मिस्र और इंडोनेशिया और घाना, इन सब ने कहा कि भाई देखो इस टाइम पर पूरी दुनिया दो खेमों के अंदर बढ़ चुकी है, हमें इन दोनों लड़ाई में नहीं जाना, हमें रहना है अलग, और हम बनाते हैं मिलकर एक तीसरा विकल्प। तो इन 5 ने मिलकर, किन्होंने, इन 5 ने मिलकर, बात समझ गए, इन 5 देशों ने मिलकर, क्लियर, कौन कौन से 5 देश थे, भारत, मिस्र, घाना, यूगोस्लाविया और इंडोनेशिया। और इन 5 देशों के हेड कौन थे, देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वामे एनक्रुमा, मार्शल टीटो, डॉक्टर सुकर्णो और गमाल अब्दुल नासिर। बात समझ गए। ये 5 देश, इन 5 देशों के जो अध्यक्ष थे वो आपस में एक मीटिंग करते हैं। क्या करते हैं, आपस में एक मीटिंग। और ये मीटिंग कब करी इन्होंने, 1955 में। कब करी, 1955 में। और ये मीटिंग करते हैं इंडोनेशिया के एक शहर बांडुंग में। कहां करते हैं, इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में। और इसीलिए इस सम्मेलन का नाम पड़ जाएगा बांडुंग सम्मेलन। और ये सम्मेलन कब करते हैं, 1955 में। और ये कहते हैं कि हम एक अलग दुनिया बनाएंगे जो युद्ध नहीं चाहती होगी, जो इन दोनों से अलग रहेगी। हम मिलकर रहेंगे तो ये हमें गुलाम नहीं बना पाएंगे, अगर हम अलग रहेंगे तो हमें गुलाम बना लेंगे। तो ये 5 देश मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं 1955 में। और इसी का नाम रख देंगे ये लोग, क्या, गुट निरपेक्षता। क्या रख देंगे, गुट निरपेक्षता नाम रख देते हैं। क्लियर है। तो यहां पर आपको एक चीज समझ आएगी, गुट निरपेक्षता कैसे बनी और क्यों बनाई गई। समझ आया। तो गुट निरपेक्षता बनती नहीं अगर शीत युद्ध नहीं होता और अगर पूरी दुनिया 2 भागों में नहीं बंटती। बेसिकली गुट निरपेक्षता अगर कोई पूछे क्यों बनाया गया था तो आप बोलोगे गुट निरपेक्षता दोनों ही महाशक्तियों से बचने के लिए बनाया गया था। इसीलिए इसका नाम क्या था, गुट निरपेक्षता। मतलब हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे, निरपेक्ष रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, दोनों ही खेमों से दूर रहेंगे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन अलाइजिंग मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको, नॉन अलाइजिंग मूवमेंट। नेम, बात समझ के, ई मत लगा देना, वो तो नाम हो जाएगा। ठीक, नेम, नॉन अलायंस मूवमेंट, यानी कि हम दोनों अलायंस में नहीं जाएंगे। और चाहे वो अमेरिका का नाटो हो, सीटो हो, सेंटो हो, चाहे वो सोवियत संघ हो, चाहे सोवियत संघ का वार्सा पैक्ट हो, हम ऐसे किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे जो युद्ध के लिए बनाया गया है। बात समझ गए।
और धीरे धीरे बहुत सारे देश इस गुट निरपेक्षता में शामिल होने लगे और बहुत सारे देशों ने इस गुट निरपेक्षता में शामिल होकर, बात समझ गए, गुट निरपेक्षता को बड़ा बनाया। लेकिन ध्यान रखना, गुट निरपेक्षता में ज्यादा करके कैसे लोग शामिल हुए थे? तो गुट निरपेक्षता में ज्यादा कर वो लोग शामिल हुए जो विकासशील देश थे। कैसे देश थे? विकासशील देश। और कैसे देश शामिल हुए इसके अंदर? नव स्वतंत्र देश शामिल हुए। कैसे देश शामिल हुए? नव स्वतंत्र देश। जो उस टाइम पर नए नए देश क्या होते थे? आजाद हो रहे थे। और शामिल होने की वजह क्या थी? डर। डर क्या था? कि हम कहीं दोनों में से किसी गुलाम ना हो जाएं। तो इसीलिए गुट निरपेक्षता को आगे चलकर क्या बोला गया? इसी गुट निरपेक्षता को बोला गया तीसरी दुनिया। क्या बोला गया इसी को? तीसरी दुनिया। क्लियर है? बात समझ गए कि गुट निरपेक्षता कैसे और क्यों बनाई गई? गुट निरपेक्षता बनने का रीजन क्या था? दोनों महाशक्तियों से क्या रहना? दूर रहना। और थर्ड विकल्प बना दिया। क्या बना दिया? तीसरा विकल्प बनाया। किसने? गुट निरपेक्षता ने। बात समझ गए? बाकी मैं गुट निरपेक्षता को और डिटेल में समझाता हूं आपको, फिर इतना ही ध्यान रखना। बाकी देखो, मैंने बताया ना कि गुट निरपेक्षता की स्थापना कितने देशों ने की थी? 5 देशों ने। और वो 5 देश कौन कौन से थे? देखो, एक अब्दुल नासिर हो गए, गमाल अब्दुल नासिर, ये कहां के थे? इजिप्ट के। एक हो गए आपके वामे नक्रुमा, ये कहां के थे? घाना के। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे भारत के। और अहमद सुकर्नो इंडोनेशिया के। और जोसेफ ब्रास टिटो जो है वो युगोस्लाविया के थे। ये 5 देश मैंने बताए। ये जो लोगो है किसका लोगो है? गुट निरपेक्षता का लोगो है। किसका लोगो है ये? गुट निरपेक्षता का। नॉन अलाइजिंग मूवमेंट। बात समझ गए? द नॉन अलाइजिंग मूवमेंट मतलब किसी भी गुट में शामिल ना होना। अब मुझे बताओ, यहां पर जो मैंने आपको बताया, सबसे पहली बात अगर मैं पूछूं आपसे कि गुट निरपेक्षता की जो स्थापना है, क्या है जो गुट निरपेक्षता की स्थापना पूछूं या फिर मैं पूछूं नींव? क्या पूछूं? नींव। तो आप क्या बोलोगे कि भैया गुट निरपेक्षता की जो स्थापना या जो नींव है वो कब रखी गई? 1955 में रखी गई। बात समझ गए? कहां रखी गई थी? ये रखी गई थी इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में। कहां रखी गई थी? बांडुंग में। बात समझ गए नहीं समझ गए? क्लियर है? यहां पर इसकी स्थापना हुई। क्या हुई? इसकी स्थापना यानी कि नींव रखी गई। और ये नींव कहां रखी गई थी? तो आप बोलोगे भैया ये रखी गई थी इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में रखी गई थी। इसीलिए इस सम्मेलन को क्या बोलते हैं? बांडुंग सम्मेलन। तो क्वेश्चन भी पूछता है वो आपसे कि गुट निरपेक्षता की जो नींव किस सम्मेलन में रखी गई? आप बोलोगे बांडुंग सम्मेलन में रखी गई थी। और कितने देशों ने इसकी स्थापना करी थी? आप बोलोगे भैया 5 देशों ने क्या करी थी? इसकी स्थापना करी थी। किसकी? गुट निरपेक्षता की। और वो 5 देश कौन है? यहां बता दी मैंने आपको। 5 देशों के नाम पूछ लेता है। बात समझ गए? और वो क्वेश्चन देता है कि निम्नलिखित में से कौन गुट निरपेक्षता का संस्थापक नहीं है? इन 5 के अलावा में से 4 नाम सही देगा, 3 नाम सही देगा, चौथा दे देगा उपयुक्त सभी, या 3 नाम सही देगा, 1 दे देगा गलत। समझ गए? या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित ऑप्शनों में से गुट निरपेक्षता के संस्थापक देश को पहचानिए। ठीक है? तो ध्यान रखना कौन कौन से देश थे? भारत, मिस्र, घाना, युगोस्लाविया, इंडोनेशिया। ठीक है? बात समझ गए? तो यहां से क्वेश्चन बनाता है गुट निरपेक्षता का। और स्थापना समझ गए? अच्छा, जब गुट निरपेक्षता की स्थापना हुई तो जो इन्होंने बैठक करी थी इसी को बोलते हैं एफ्रो एशियाई सम्मेलन। क्या बोलते हैं इसको? एफ्रो एशियाई सम्मेलन। तो क्वेश्चन पूछेगा एफ्रो एशियाई सम्मेलन से किसकी स्थापना हुई थी? आप बोलना भैया एफ्रो एशियाई सम्मेलन से गुट निरपेक्षता की स्थापना हुई थी। और इसी गुट निरपेक्षता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन अलाइजिंग मूवमेंट। क्लियर है ना? इसको एफ्रो एशियाई सम्मेलन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अफ्रीका के और एशिया के 9 स्वतंत्र देश शामिल हुए थे, इसीलिए इसको एफ्रो एशियाई सम्मेलन भी कहा गया। समझ गए? क्लियर है? और मैंने बताया जो गुट निरपेक्षता है, बात समझ गए, इसकी पहली बैठक कब हुई? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गुट निरपेक्षता की पहली बैठक जो है, यानी कि गुट निरपेक्षता की पहली बैठक कब हुई? 1961 में हुई। कब हुई? 1961 में। और ये कहां हुई थी? ये हुई थी बेलग्रेड में। कहां हुई थी? बेलग्रेड में हुई थी। बात समझ गए? बेलग्रेड कहां पर है? ये है युगोस्लाविया में। कहां है? युगोस्लाविया में। युगोस्लाविया के अंदर जो शहर है उसका बेलग्रेड है ना, वहां पर इसकी पहली बैठक हुई, जो इंपॉर्टेंट है। और ये बात ध्यान रखना, पहली बैठक आपसे पूछेगा। और अगर मैं बताऊं तो गुट निरपेक्षता की हर साल बैठक होती है। गुट निरपेक्षता की क्या होती है? हर साल बैठक। इसकी हर साल बैठक होती है सितंबर महीने के अंदर। कब होती है? सितंबर। और गुट निरपेक्षता अपने साल में 2 सम्मेलन करता है, मतलब कर तो ज्यादा भी सकता है बट 2 सम्मेलन का होना फिक्स है इसके। एक को बोलते हैं इसके शिखर सम्मेलन। क्या बोलते हैं इसको? एक को शिखर सम्मेलन। क्लियर है ना? और दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं मंत्री सम्मेलन। साल में 2 सम्मेलन होते हैं इसके। हालांकि ये बनाया गया था शीत युग के टाइम पर दोनों महाशक्ति से बचने के लिए। बात समझ गए? और जब शिखर सम्मेलन होता है ना इसका, तो इस सम्मेलन के अंदर राष्ट्रपति जाएगा या प्रधानमंत्री जाएगा, जो भी देश का हेड होता है, और इसके अंदर जाते हैं विदेश मंत्री। जब मंत्री सम्मेलन होता है तो उसमें भाग कौन लेते हैं? उस संबंधित देश के विदेश मंत्री। अगर मैं पूछूं गुट निरपेक्षता के अंदर कितने देश शामिल हैं, तो आपका आंसर होगा कि भैया गुट निरपेक्षता के अंदर अभी जो देश शामिल हैं वो लगभग इसके अंदर 120 के आसपास देश शामिल हैं। और 15 देश जो हैं वो इसके क्या हैं?
पर्यवेक्षक हैं। क्या है इसके? पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक मतलब जो इसके कामकाज को देखते हैं, समझ गए? 15 देश, ठीक है। तो ये गुटनिरपेक्षता के बारे में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। बनाया क्यों गया, किन्होंने बनाया, स्थापना कब हुई, पहला सम्मेलन कब हुआ, साल में कितने सम्मेलन होते हैं इसके? 2 शिखर सम्मेलन और मंत्री सम्मेलन, ठीक है। शिखर सम्मेलन के अंदर उस देश का हेड भाग लेता है, मंत्री सम्मेलन में उस देश के विदेश मंत्री भाग लेते हैं, ठीक। जैसे मान लो शिखर सम्मेलन हो रहा है तो मोदी जाएगा, अगर मोदी भी जी हैं तो फिर जाएंगे आपकी जो द्रौपदी मुर्मू जी है, राष्ट्रपति जाएंगे। मंत्री सम्मेलन होगा तो एस जयशंकर जाएंगे, जो हमारे विदेश मंत्री है वर्तमान में, सुब्रमण्यम जयशंकर। क्लियर है मेरी बात? यहां से आपको ये बात क्लियर होगी। लेकिन जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो एक क्वेश्चन पूछता है, हालांकि वो मैं आपको सेकंड बुक के अंदर पढ़ाऊंगा, कि जब गुटनिरपेक्षता खत्म, मतलब जब शीत युद्ध खत्म हो गया तो क्या गुटनिरपेक्षता को खत्म कर देना चाहिए था? तो आप पाओगे कि जब शीत युद्ध खत्म हुआ तब गुटनिरपेक्षता को खत्म नहीं किया गया, और ये संगठन जो है आज भी है। आप समझ गए? यूएनओ के बाद अगर मैं देशों की संख्या में देखूं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। बात समझ गए? नहीं समझ गए? मतलब IMF WB को हटा दो तो ठीक, बट मैंने कहा ना इसमें जो शामिल देश है वो कैसे हैं? विकासशील देश। कैसे देश शामिल है इसके अंदर? विकासशील देश शामिल हैं। इसकी स्थापना करने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? 5 देशों को। समझ गए? क्लियर है? इसमें विकासशील देश शामिल हैं, एशिया और अफ्रीका के देश जाता है इसके अंदर। क्लियर है मेरी बात? और इसी के साथ गुटनिरपेक्षता भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझेंगे सोवियत संघ के अंदर रूस की क्रांति कैसे हुई, और कैसे रूस की क्रांति के बाद जार के शासन को हटाया गया, और कैसे सोवियत संघ में सोवियत प्रणाली आई। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। और बाकी पार्ट 5 के अंदर हम समझते हैं रूस की क्रांति। जय हिंद।